हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस डीएवी स्कूल क्लास 8 का चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। There are a large variety of organisms on this earth that all are distinct in their form and structure. However, they all possess a similarity in their basic structure and functions. Just as a building is made up of bricks, similarly, the bodies of all plants and animals are made up of cells. From microscopic bacteria or amoeba to large organisms like elephants, whales, or gigantic trees, all are made up of cells, the basic units of all organisms. हमारी अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सब अपने फॉर्म और शेप में अलग अलग हैं, बट कुछ भी हो सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है सबका, सेम बेसिक फंक्शंस होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स को जोड़कर बनी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी है, वो प्लांट्स की, एनिमल्स की हमारी बॉडी, वो सब छोटे छोटे, बिल्कुल एक डॉट से भी छोटे सेल्स से बनी हुई है। चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, चाहे वो लार्ज से लार्ज एलिफेंट, वेल्स, जाइजेंटिक ट्रीज हो, सब सेल्स से बने हुए हैं, जो हमारी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक यूनिट होता है। Some cells exist as unicellular organisms while others are a part of multicellular organisms. Certain basic functions like nutrition, respiration, growth, development, and reproduction are performed by the cells in all organisms. These functions are essential for the survival of organisms. We therefore regard the cell as a basic structure as well as a functional unit of all living organisms. कुछ सेल यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर जिनमें लाखों, करोड़ों, हज़ारों सेल होते हैं। कुछ फंक्शन जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन सब सेल से परफॉर्म होते हैं। ये फंक्शंस एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। सेल को हम एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि ये सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर परफॉर्म करती है और फंक्शन परफॉर्म करती है। In this chapter, we will study about the variety in shape, size, structure and functions of cell in different organisms. इस चैप्टर में हम सेल वैरायटी इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, सेल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में स्टडी करेंगे। नाउ हम अब रीड करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। Cells are the basic structural unit of all living beings. They remain undiscovered for a long time because the majority of the cells are too small to be seen by the unaided eyes. सेल एक हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग बींग्स की। और ये बहुत टाइम तक अनडिस्कवर्ड रही थी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे जिनको हम अनएडेड आइज यानी कि नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। It was only after the advent of optical instruments in 17th century that the cell was discovered and its basic features were studied. जब हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह सब अवेलेबल हो गए थे 17th सेंचुरी में, तब सेल को पहली बार डिस्कवर किया गया और उसके बेसिक फीचर को स्टडी किया गया। Robert Hooke was the first scientist who in 1665 observed thin slices of cork obtained from the bark of trees through his self-designed microscope. He observed that they had honeycomb-like structures consisting of little compartments. In Latin, cell means little room. It was later explained that these compartments were actually dead cell bound by a cell wall. रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में ये ऑब्जर्व किया, मतलब जो पेड़ का छाल होता है, बाहर की बाक होती है, उसकी थिन लेयर ली और उसमें ऑब्जर्व किया कि इसमें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम यानी कि हेक्सागन शेप होती है ना, जो
हनी बीज के कॉम्ब में, जैसे हनी बीज के जो छत्ते होते हैं उनमें ऐसी ऐसी हनी कॉम्ब लाइक शेप दिखी उन्हें। तो उन्होंने सोचा कि ये शेप एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसी है। तो सेल का मतलब होता है लैटिन में कि छोटा रूम। तो बाद में उन्होंने कंपार्टमेंट को ध्यान से देखा और सबको एक्सप्लेन किया कि ये डेड सेल्स हैं जो अभी कुछ फंक्शन स्ट्रक्चर कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये एक सेल वॉल से बाउंडेड है। ये इसकी आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसको आप जूम करके देखेंगे तो ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ने वाले हैं द सेल। The cell. We know now that living organisms are made up of cells. The cells have the same basic structure, but they are different with respect to their number, shape, and size in different living organisms. हमें पता है कि जो सेल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। सेल्स का एक सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बट वो नंबर में अलग होते हैं, शेप में अलग होते हैं, साइज में अलग होते हैं, हर अलग ऑर्गेनिज्म में। Do you know? The outermost layer of our skin consists of dead cells. This layer is shed periodically and is replaced by newer cells. You may be surprised to know that a person may lose about 4 kilograms of skin cells every year. हमारी स्किन आउटर मोस्ट लेयर हमारी स्किन की वो डेड सेल से बनी हुई है। वो एक पीरियड पे, एक पर्टिकुलर पीरियड में वो गिर जाती है और नई सेल से रिप्लेस करी जाती है। आप लोग ही जान के शॉक हो जाएंगे कि मतलब हमारी एक इंसान की बॉडी एक साल में लगभग 4 किलोग्राम डेड सेल्स निकाल देती है अपनी बॉडी से। वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल नंबर. An amoeba and an earthworm are of different sizes. This difference in the size of the organism is due to the number of cells present in them. While amoeba is a living organism consisting of a single cell, an earthworm has millions of cells. Hands on the basis of their number of cells, living organisms can be classified into two categories: unicellular and multicellular. So, अमीबा और अर्थवर्म दोनों डिफरेंट साइज के होते हैं। ये इनके अंदर जो डिफरेंस है साइज है, किसकी वजह से है? इनके अंदर जो सेल्स हैं उसके नंबर की वजह से। अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ एक सेल के साथ, यूनिसेलुलर, लेकिन अर्थवर्म में करोड़ों लाखों सेल हैं, मल्टीसेलुलर। उनके मतलब बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल की बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। यूग्लिना, पैरामोइशियम, अमीबा, ये है यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स। ह्यूमन, बर्ड, एनिमल, ये सब है मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स। अब कई बार हुआ है कि एग्ज़ाम में यूनिसेलुलर ड्रॉ करने आ जाते हैं, इसमें पैरामोशियम कभी नहीं आता है तो यूग्लिना भी बहुत कम आता है, ज़्यादातर आता है अमीबा। तो अमीबा की हम क्या शेप ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ याद नहीं रखना, बस ऐसे 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 कुछ भी बना दो, ये अमीबा की शेप है, क्योंकि अमीबा किसी भी शेप में डिफॉर्म हो सकता है। यूग्लिना की शेप है एक मटर के छिलके जैसी, ऐसी और ऐसी, और यहाँ से लंबी सी पूंछ, इसके अंदर बहुत सारे सेल बना दो बस। ये हमारी यूग्लिना और इसमें एक सिंगल सेल होता है, ये हो गया हमारा अमीबा। ये हमारा अमीबा, ये हमारा यूग्लिना। पैरामोशियम कभी ड्रॉ नहीं करना आता है एग्ज़ाम में, सो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम आ जाते हैं सेल शेप पर। सेल शेप. The shapes of cell differ not only in different organisms but also in different organs of the same organism.
They may be oval, spherical, cuboidal, fiber-like, or polygonal. These differences in shapes are due to their location and function in the tissue. For instance, a nerve cell has to transmit nerve impulses to organs located in different parts of body. Hence, the process is a long fiber-like structure. जो सेल की शेप है वो सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नहीं डिफर करती, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन्स में भी डिफर करती है। वो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, क्यूबॉइडियल हो सकते हैं और फाइबर लाइक लॉन्ग हो सकते हैं या पॉलीगोनल हो सकते हैं। ये इनके शेप में इतने वेराइटीज क्यों है, इतने डिफरेंस क्यों है? उनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है और उनके फंक्शन पर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑन व्हाट बेसिस द शेप ऑफ द सेल डिफर। तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट 1 लोकेशन एंड पॉइंट 2 फंक्शन। फॉर इंस्टेंस अ नर्व सेल हैज टू ट्रांसमिट। एक एग्जांपल लेते हैं, एक नर्व सेल को हमारे पूरे ऑर्गन्स में, ऑर्गन से ब्रेन, ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेज ट्रांसमिट करने होते हैं, तो वो एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, इस तरीके से। अब ये है हमारा लीवर सेल, ये हमारा फैट सेल, ये हमारा स्मूथ मसल सेल, देन ये हमारा रेड ब्लड सेल, ये हमारा अमीबा, ये क्लेमिडोमोनास और ये नर्व सेल। ये शेप्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये पेपर में ड्रॉ करना आ सकता है, तो ये अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। अब हम आते हैं सेल साइज पर। Cells vary considerably in their size. The smallest cell, PPLO, pleuropneumonia-like organism, also called mycoplasma, is about 0.1 micron, denoted as the sign of this, in a diameter 1 equal to 10 minus 6 meter. The ostrich egg considered to be largest cell in nearly 1 centimeter in a diameter. सेल की साइज बहुत है, बहुत अलग अलग है। जो सबसे छोटी सेल है PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं, उसका साइज अबाउट 0.1 माइक्रोन है, जिसका डिनोट हम ऐसे करते हैं जिसको। और जो एक ऑस्ट्रिच सेल एग है वो लार्जेस्ट सेल है, नियर 170 मिलीमीटर इन अ डायमीटर. It is the largest cell. The hen's egg also represents a single cell. It is big enough to see with the unaided eye. hen का एक भी लार्ज सेल माना जाता है सिंगल सेल के साथ, ये भी हम अनएडेड आई से देख सकते हैं। अब हमारे पास आती है एक्टिविटी 1. Take a hen's egg, gently break its shell and transfer the contents into a flat plate. You will observe two clear portions. The central yellow mass is the yolk, and it is surrounded by a transparent white jelly-like fluid called albumin. Albumin and yolk represent the reserved food material in the cytoplasm. Hen's egg is a single cell. Its different parts have been labeled in the diagram given here. एक hen का एग लो, उसका शेल तोड़ो, प्लेट में निकाल लो, 2 क्लियर पोर्शंस दिखेंगे, ये येलो वाला योक दिखेगा और ये वाइट वाला एल्ब्यूमिन दिखेगा। ये दोनों फूड मटेरियल होते हैं, साइटोप्लाज्म से बचे होते हैं। ये आउटर शेल है, ये एल्ब्यूमिन है, ये योक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एयर सैक है, जिस अंदर पल रहे जो अंदर चिक है उसको एयर मिलेगी, ऑक्सीजन एयर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। Approximate sizes of some of the plant and animal cells are given in the table 1. टेबल 1 में हमें दिए हुए हैं कुछ प्लांट एनिमल सेल्स के साइजेस अप्रॉक्सीमेट। अमीबा का 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, हैन का एक का 60 मिलीमीटर, ऑस्ट्रेलिया का 170 मिलीमीटर, ग्रीन एल्गाई और कारा का 10 सेंटीमीटर। इसमें ये तो टेबल आ सकती है, ये कई बार आ भी जाती है, कई बार नहीं भी, तो फर्स्ट वाली भी इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाली भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो। द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ सम सेल्स इन ह्यूमन बॉडी: रेड ब्लड सेल 9 माइक्रोन, लीवर सेल 20 माइक्रोन, ह्यूमन ओवम 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोन, नर्व सेल
अबाउट 1 मीटर। डू यू नो पे आ जाते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 120 डेज। एक ब्लड सेल तकरीबन 120 दिनों तक हमारी बॉडी में रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। टू ऑब्जर्व सेल, एनिमल सेल्स मेक अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ चीक सेल्स। तो ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें हम क्लीन टूथपिक लेनी है, आराम से अपने चीक पर इसको जेंटली इनर साइड ऑफ योर चीक स्क्रैच करना है। कुछ फ्रॉथी सा मटेरियल आएगा, ग्लास स्लाइड लेके उसके सेंटर में इसको आराम से रब कर देना है। इसके ऊपर चीक सेल का देखने के लिए इस पर एक केमिकल डलता है मिथिलीन ब्लू, वो डालना है। 1 मिनट के लिए इसको स्टेन होने दो, यानी कि सोक होने दो। इसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दो, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आपको ये पॉलीगोनल शेप के आइसोलेटेड सेल्स और सेल क्लस्टर दिखेंगे। ये जब एग्ज़ाम हुए थे PT1 के, यानी कि जो हमारे हुए थे मई के एग्ज़ाम हुए थे जो, उनमें आया था क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द चीक सेल्स एंड अनियन पील सेल्स। सो इसमें हम लिख सकते थे इट इज़ ब्लू कलर लाइक सेल्स या ट्रांसपेरेंट सेल्स, इट हैज़ 1 न्यूक्लियस, इट इज़ राउंड इन शेप, ये लिख सकते थे। इसमें लिखते थे इट इज़ हेक्सागोनल शेप, it is surrounded by cell wall, it doesn't have a cell wall, and इसमें हम क्या लिख सकते थे और it is of येलो कलर, इट इज़ ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर, ये सब डिफरेंसेस लिख सकते। तो ये एक्टिविटी ज़रूर पढ़नी है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है फाइनल्स में। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो अनियन पील सेल के लिए। एक ग्लास स्लाइड पे पहले ड्रॉप ऑफ वाटर रखो, उसके ऊपर नीटली कट अनियन पील का स्मॉल पीस रखो, उसके ऊपर ड्रॉप और 2 ऑफ सैफरिन, यानी कि 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप सैफरिन की रख दो। ये होता है अनियन पील के लिए, होता है ये इस केमिकल सैफरिन। इसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद कवर स्लिप से रखो और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, अरेंज होंगे रो में, ये अरेंज नहीं होंगे रो में। बाउंड्रीज ऑब्जर्व होंगी, उसकी बाउंड्री होती नहीं। ये डार्क स्ट्रक्चर होते हैं, हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। अब ये आ गया रेड ब्लड सेल, इसको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी में से हम ब्लड नहीं निकाल सकते। टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड, रिक्वेस्ट योर टीचर टू प्रिपेयर स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड। यू मे ऑल्सो यूज अ परमानेंट स्लाइड ऑफ ब्लड टू स्टडी various type of blood cells. You can observe red blood cells having their characteristic red color and their disc shape. You can also observe a few amoeba like white blood cells present between the red blood cells. अगर आपको रेड ब्लड सेल देखना है तो आपके टीचर को बोलना, आप ये खुद मत करना, अपने टीचर को बोलना कि एक ह्यूमन ब्लड की स्लाइड बनाए। और परमानेंट स्लाइड भी बना सकते हैं ताकि आप अलग अलग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप उसमें अलग अलग टाइप के सेल आप स्टडी कर पाएँ। रेड ब्लड सेल में एक कैरेक्टरिस्टिक दिखनी है, उनका रेड कलर होता है और डिस्क शेप होती है। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व अ फ्यू अमीबा लाइक वाइट ब्लड सेल, अमीबा की तरह वाइट ब्लड सेल भी देखेंगे। एंड बिटवीन रेड ब्लड सेल्स के बीच में होंगे, जैसे ये। ओके सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। सो बाय।